आज के इस वीडियो में CU/CET MSc एंट्रेंस 2019 में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से पूछे गए सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। लेट स्टार्ट। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल दिस, ये अपने को इंटीग्रेशन गिवन है, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। वही अपना कर्व सी क्या है, एक सर्किल है, इसका सेंटर 2 है और रेडियस भी 2 है। इस कर्व के अलोंग अपने को इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्लोज कर्व है, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, I = 5z + 7 अपॉन z + 3 z - 1। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, z - 2 = 2, ऐसा लिख सकते हैं। दिस इक्वल टू z - 2 = 2 5z + 7 अपॉन z + 3 इंटू 1 अपॉन z - 1 dz। दिस इक्वल टू z - 2 = 2 phi of z अपॉन z - 1 dz, where phi of z = 5z + 7 अपॉन z + 3। ये हमने क्यों लिया अभी पता लग जाएगा। यहाँ देखिए ये जो फंक्शन है इसके पोल कौन कौन से हैं, z = 3 -3, z = 1। ये दो इस जो इंटीग्रल है इसके पोल मिल रहे हैं, राइट। अपना z = 1 तो कहाँ है, ये रहा, z = 1 और z = -3 यहाँ है। लेकिन कौन सा पोल इस क्लोज कर्व के अंदर है, ये z = 1। z = 1 इस क्लोज कर्व C के अंदर है। और हमने कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था, अगर एफ जेड एनालिटिक है इनसाइड एंड ऑन C, कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला ये क्या बोलता था, एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन क्लोज कर्व C, देन एफ ऑफ जेड नोट इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर C एफ ऑफ जेड dz बाई z - z नोट। ये कब था, जब एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन C, राइट। अब देखिए यहाँ देखिए इसको यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ जेड के स्थान पे क्या है, फाई ऑफ जेड, राइट। तो दिस इक्वल टू 2 पाई आयोटा फाई ऑफ जेड नोट, जेड नोट क्या है 1, फाई ऑफ 1। दिस इक्वल टू 2 पाई आयोटा फाई ऑफ 1 क्या आएगा, 5 + 7 अपॉन 1 + 3। दिस इज नथिंग बट 2 पाई आयोटा 3 = 6 पाई आयोटा, राइट। 6 पाई आयोटा अपना कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 में। क्या किया, सबसे पहले चेक किया कि इस कर्व के भीतर इसके कौन कौन से पोल एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर अपने कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूले का हमने यूज कर लिया और अपने को आंसर मिल गया, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े सिंपल क्वेश्चन है। इफ z = 2 - 3 आयोटा देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इज। अगर z की वैल्यू गिवन है अपने को और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z पूछा है, हमें क्या पता है, इफ z = a + b आयोटा। ये तो 12th लेवल का क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा है। दिस इक्वल टू दिस, देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 - 3 आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर या -3 स्क्वायर कर दो, राइट। दिस इक्वल टू 4 + 9 का रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13, राइट। इसमें तो अपना ये हो जाएगा, तो समझने वाली बात नहीं है, 12th का क्वेश्चन है। सिमिलरली
थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये क्या बोल रहा है, लिमिट z टेंस टू आयोटा z टू द पावर 10 प्लस 1 z टू द पावर 6 प्लस 1, राइट। अगर हम z इज इक्वल टू आयोटा पुट करते हैं तो क्या होगा, आयोटा स्क्वायर तो होता है हमारे पास -1, तो आयोटा स्क्वायर की पावर 5 इज इक्वल टू -1 की टू द पावर 5 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ भी -1 हो जाएगा +1, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस पावर 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर -1, तो -1 + 1 दिस इक्वल टू 0/0। इसका मतलब लिमिट डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, नोमिनेटर का नोमिनेटर में डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव। तो क्या आएगा, 10z टू द पावर 9 अपॉन 6z टू द पावर 5 लिमिट z टेंस टू आयोटा, राइट। अब देखिए, अब हम आराम से इसकी वैल्यू निकाल देंगे। ये क्या आएगा, लिमिट z टेंस टू आयोटा 10/6 5/3 z टू द पावर 4 दिस इक्वल टू 5/3 आयोटा टू द पावर 4 दिस इक्वल टू 5/3। तो इसमें कौन सा आएगा, 5/3 वाला। इसमें भी कुछ नहीं किया, ये भी अपना 12th का क्वेश्चन है, गलती से सपोज करो इसमें आ गया, ऐसा मान लो, इतना बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने एल हॉस्पिटल से आराम से निकाल दिया, क्यों डायरेक्ट तो हम पुट नहीं कर सकते, राइट। अब इसको देखते हैं, एन इंटायर फंक्शन इज इनफाइनाइट डिफरेंशिएबल, फाइनाइट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, आइडेंटिकली जीरो। इसमें क्या करना है आपको, इसकी डेफिनेशन देखनी है कि इंटायर फंक्शन की डेफिनेशन बोलती क्या है। कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ जेड, इसको हम इंटायर फंक्शन कब बोलेंगे, इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन, देन एफ ऑफ जेड इज इंटायर, राइट। मीन्स अगर कोई फंक्शन इंटायर है, इसका मतलब फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में हर एक पॉइंट पर वो एनालिटिक है, एनालिटिक है, इस मीन्स डिफरेंशिएबल है। और हमें क्या पता है, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज आल्सो डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन इज आल्सो एनालिटिक, देन इसका इनफाइनाइट डिफरेंशिएबल इस प्रॉपर्टी से हो जाएगा, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, उससे पहले बता दूं, इंटायर फंक्शन पर एक क्वेश्चन हमेशा आता है, हमेशा आता है। इसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो बना करके हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता देंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इनको देखिए, दोनों क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के हैं और हर बार इंटीग्रेशन के 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। अगर आप इनका देख लोगे तो आसानी से आप कोई भी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन निकाल दोगे। फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 0 to 1, ये लो जी, ये लो 0, ये रहा अपना 1, z इज इक्वल टू 0 to z इज इक्वल टू 1, दिस मीन्स 0 प्लस आयोटा 0 टू 1 प्लस आयोटा 0, यहाँ से यहाँ तक, दिस मीन्स यहाँ से यहाँ तक इस फंक्शन का अपने को इंटीग्रेशन करना है, राइट। अगर हम इसको i इज इक्वल टू ले लें 0 to 1 z e टू द पावर 2z dz, तो देखिए z इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आयोटा y, तो dz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx प्लस आयोटा dy, राइट। कर्व कौन सा है, 0 to 1, 0 to 1 ये वाला, ठीक है, ले सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो देखिए इस कर्व के लॉन्ग ये क्या है, x प्लस 0, यही तो है। इस कर्व के लॉन्ग क्या होगा, y अपना 0 हो जाएगा, अलोंग ये लो ओ ए, अलोंग
ओ ए वाई इज इक्वल टू 0, देन जेड इज इक्वल टू एक्स, और डी जेड क्या हो जाएगा, डी एक्स, राइट। और एक्स की लिमिट कहाँ से, 0 to 1। तो देखिए ये क्या होगा, जेड के स्थान पे एक्स ई टू द पावर 2x, डी जेड के स्थान पे डी एक्स, और एक्स की लिमिट कहाँ से, 0 to 1, ये एक वाला क्या है, 1 है, तो 0 to 1 ये क्या आएगा, ये होगा x ई टू द पावर 2x बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन x का डिफ्रेंशिएशन 1 e की पावर 2x dx बाई 2 0 to 1, और इसकी लिमिट 0 to 1, दिस इक्वल टू यहाँ क्या आएगा, ई स्क्वायर बाई 2, ई स्क्वायर बाई 2 माइनस इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x बाई 4, लिमिट फ्रॉम 0 to 1, दिस इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 2 माइनस ई की पावर 4 माइनस 1 ई टू पावर 2 माइनस 1 बाई 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे को, यहाँ 2, तो ई स्क्वायर प्लस 1 बाई 4, इसका हमारे को इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या मिली, ई स्क्वायर प्लस 1 बाई 4, ऑप्शन बी। क्या किया, सबसे पहले देख लिया कर्व कौन सा लेना है, जेड कहाँ से कहाँ, 0 to 1, 0 to 1, तो यहाँ ये कर्व ले सकते हैं, कोई भी कर्व ले सकते हो आप अपनी मर्जी से, क्योंकि कॉम्प्लेक्स और लाइन इंटीग्रल है वो कर्व पे डिपेंड नहीं करता है, जो एंड पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो हमने एक कर्व ये ले लिया, लाइन ले ली 0 to 1, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस लाइन पर y तो 0 है और x कहाँ 0 to 1 वेरी कर रहा है, वही हमने लिमिट लगा दी और इसका सॉल्यूशन आराम से निकाल लिया। अब इसको देखिए सेकंड वाले को, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है और बाकी सेम है। आपको इसी क्वेश्चन के सिमिलर लगेगा, लेकिन इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये इसमें देखो अपना इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ है, 3 आयोटा टू 1 माइनस आयोटा, दिस एक्स वाई, जेड कहाँ से कहाँ है, 3 आयोटा से 1 माइनस आयोटा, ये लो जी अपना 3 आयोटा और ये 1 और ये -1, तो ये हो गया 1 माइनस आयोटा। इसका मीन्स अपने को ये 4z dz कहाँ से कहाँ तक निकालना है, यहाँ से यहाँ तक। अगर हम इसको इस कर्व से जोड़ दें तो मीन्स अपने को लाइन इंटीग्रेशन ABC इसी कर्व के लोग निकालना है। आप अपनी मर्जी से कोई भी पाथ ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, बशर्ते वो सही होना चाहिए। अब यहाँ देखिए 3 आयोटा टू 1 माइनस आयोटा 4z dz, दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन अलोंग ABC 4z dz, राइट। z क्या होता है, x प्लस आयोटा y, देन dz क्या होगा, dz इज इक्वल टू dx प्लस आयोटा dy। ये लो जी लिख डालो इसको, ABC x z के स्थान पे x प्लस आयोटा y, dz के स्थान पे dx प्लस आयोटा dy, राइट। अब देखो इंटीग्रेशन ABC के अलोंग है, तो पहले A से B कर लो, फिर B से C तक इसको पार्टीशन कर लो। इसका AB 4x प्लस आयोटा y dx प्लस आयोटा dy प्लस BC 4x प्लस आयोटा y dx प्लस आयोटा dy, राइट। अब देखिए x और y की अपने को लिमिट की जरूरत पड़ेगी। AB के अलोंग x क्या अपना 0, तो dx भी 0 हो जाएगा। ये लो जी 4x 0 प्लस आयोटा y इंटू आयोटा dy प्लस BC के अलोंग x क्या है
0 to 1 और y क्या है -1। तो x माइनस आयोटा डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई 0 हो जाएगा, राइट। ये लो जी dx, ठीक है। अब देखो ए बी के लॉन्ग x तो 0 हो गया, y बचा, तो y की लिमिट क्या है, ए बी के लॉन्ग y इज इक्वल टू 3 to -1। y कहाँ से कहाँ है, 3 से -1। बी सी के लॉन्ग y तो फिक्स हो गया -1। x कहाँ से कहाँ है, 0 to 1, ये लो जी x 0 to 1। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, आयोटा और आयोटा क्या होगा, -1 -3 to -1 4y dy प्लस 4 0 to 1 x माइनस आयोटा dx, दिस इक्वल टू फोर बाहर ले लेते हैं हम, माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 लिमिट फ्रॉम 3 to -1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस आयोटा एक्स लिमिट फ्रॉम 0 to 1। तो अभी अपना क्या आएगा, दिस इक्वल टू, इसी को लिख रहे हैं 4 माइनस 1 माइनस 9/2 प्लस 1/2 माइनस आयोटा, राइट। ये किसके इक्वल आएगा, 4 9/2 माइनस आयोटा, राइट। दिस इक्वल टू 18 माइनस 4 आयोटा, क्यों, माइनस हाफ से प्लस हाफ कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस 9/2 ए माइनस आयोटा, ये अपना 18 माइनस 4 आयोटा आ गया। कौन होगा, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना पड़ता था अपने को, केवल ये अपना कर्व कहाँ से कहाँ तक है और कौन सा कर्व ले, यहाँ से यहाँ तक है तो यहाँ से यहाँ आगे और यहाँ से यहाँ, और इनकी लिमिट लगा दी। लेकिन यहाँ से यहाँ आना, इस स्टेप से ये स्टेप यही मायने रखती है, और फिर इसकी ये लिमिट, ये ए बी और बी सी के अलोंग एक्स और वाई की लिमिट क्या है, केवल इतना ही ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन एकदम कैलकुलेशन पर बेस्ड है, सिंपल से हो जाएगा। आपको केवल कर्व चूज करते समय और इनकी लिमिट लगाते समय ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन बड़े ही इजी आते हैं और हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बिल्कुल प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल इज। प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल हमेशा कर्व पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ के एंड पॉइंट पे डिपेंड करता है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि कोई कर्व इंटीग्रेशन फाइंड किया था, यहाँ से यहाँ था एक कर्व है, एक यहाँ से यहाँ था, तो हम इस प्रकार से कर्व को ले रहे थे। लेकिन कौन कौन से पॉइंट पे डिपेंड कर रहा था, इन एंड पॉइंट पे, यहाँ इन पे, उन पे और इस पे और इस पे। दिस मीन्स कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल इज पाथ इंडिपेंडेंट, दिस ओनली डिपेंड्स ऑन एंड पॉइंट, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, पाथ इंडिपेंडेंट, ये अपना राइट हो जाएगा। ये बोल रहा है पाथ इंडिपेंडेंट, ये भी डिस्कार्ड। ये बोल रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ एंड पॉइंट, लेकिन हमें क्या पता है कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल तो एंड पॉइंट पे डिपेंडेंट होता है, तो ये वाला भी डिस्कार्ड हो जाएगा, राइट। अब इसको देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट देखिए, इफ एफ ऑफ जेड इज इंटायर एंड बाउंडेड इन कॉम्प्लेक्स प्लेन देन इट इज कॉन्स्टेंट। ये किसका स्टेटमेंट है, ये लियोली थ्योरम का है। लियोली थ्योरम का स्टेटमेंट बोलता है अगर एफ कोई इंटायर फंक्शन है और वो बाउंडेड है तो वो कांस्टेंट होगा। लियोली थ्योरम का प्रूफ में आपको मिल जाएगा इसका प्रूफ। और ये किसका स्टेटमेंट है, लियोली थ्योरम का। दिस मीन्स ये तो करेक्ट है, जबकि हमको क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट। अब सेकंड वाले को देखिए, इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एट जेड नोट देन एफ टेस्ट जेड इज आल्सो एनालिटिक एट जेड नोट। हमें क्या पता है, किसी भी एनालिटिक फंक्शन का डेरिवेटिव भी उस पॉइंट पर एनालिटिक होता है। ये भी ट्रू होगा अपना, राइट। तो इनकरेक्ट तो नहीं हो सकता, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया, ये भी डिस्कार्ड हो गया। थर्ड बोल रहा है इंटायर फंक्शन इज एनालिटिक। इंटायर फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है, ए फंक्शन इज सेड टू बी इंटायर इफ इट इज एनालिटिक इन द
फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन मीन्स फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर एक बिंदु पे एनालिटिक होता है, दिस मीन्स एनालिटिक तो होता है। ये भी करेक्ट हो गया अपना। बचा कौन, ये ऑटोमेटिक ही इनकरेक्ट हो जाएगा। और बता भी देते हैं एवरी एनालिटिक फंक्शन इज नॉट इंटायर। जरूरी नहीं कि एनालिटिक फंक्शन इंटायर हो, इंटायर फंक्शन तो एनालिटिक होता है। एग्जाम्पल दे लेते हैं, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c माइनस ये वाला 0, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। दिस मीन्स नॉन जीरो फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन एक्सक्लूडिंग 0। इस डोमेन में यह फंक्शन क्या है अपना, एनालिटिक फंक्शन है, लेकिन इंटायर फंक्शन तो नहीं है। क्यों, ये फंक्शन z इज इक्वल टू 0 पे एनालिटिक फंक्शन नहीं है, इसका इंटायर फंक्शन तो नहीं है, लेकिन एनालिटिक फंक्शन है। अपने को एक एग्जांपल मिल गया जो एनालिटिक तो हो बट नॉट इंटायर। दिस मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, तो ये इसका राइट आंसर मिल गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन है, इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक in a simply connected domain D and f dash of z is continuous in D, then f close integral of f of z along closed curve C dz is equal to where C is closed curve in D। जब हम कोशी थ्योरम पढ़ रहे थे तो कोशी इंटीग्रल थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था कि f of z is analytic in a simply connected domain G and f dash z is continuous in D, देन दिस इक्वल टू 0। और इसको जब गुरसा आया था, जब कोशी गुरसा आया था तो गुरसा ने ये वाली कंडीशन हटा दी थी और सिंपली बोल दिया था या प्रूव कर दिया था कि एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी डी, देन दिस इक्वल टू 0, राइट। लेकिन जब गुरसा नहीं आया था उससे पहले कोशी वाला थ्योरम का स्टेटमेंट यही था, लेकिन जब दिस इक्वल टू क्या था, 0 था, दिस मीन 0, ये वाला ऑप्शन ए, ये सिंपली कोशी थ्योरम का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से डायरेक्ट हो रहा है। अब सेकंड ये वाला देखिए, इफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई इज एनालिटिक इन डी, देन इनमें से कौन सा ट्री होगा। ये देखिए ये क्या बोल रहा है, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर यू, ऐसा बोल रहा है कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं यू, ये क्या है डी स्क्वायर यू। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होता है, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होता है तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, वो हार्मोनिक भी होता है, राइट। अगर फंक्शन एनालिटिक है मीन्स हार्मोनिक भी है, दिस मीन्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और ये क्या बोलता है, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर एफ दिस इक्वल टू 0। दिस मीन्स इसका रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट वो भी इसको लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दिस मीन्स इससे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर यू प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर यू दिस इक्वल टू 0 एंड डी स्क्वायर यू अपॉन डी वाई स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वी अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस मीन्स अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो एनालिटिक फंक्शन क्या होगा, हार्मोनिक होगा। दिस मीन्स बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट विल बी हार्मोनिक। एनालिटिक है तो हार्मोनिक होगा, रियल और इमेजिनरी पार्ट ये भी हार्मोनिक होंगे। दिस मीन्स वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो अपना ये वाला ट्रू हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग डिस्कार्ड हो जाएंगे। क्यों, ये तो बोल रहा है कि ये वाला ट्रू नहीं होगा, मीन्स वी अपने लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये बोल रहा है यू नहीं करेगा, ये बोल रहा है ना तो यू करेगा ना वी करेगा। तो इस प्रकार से हमने टोटल 10 क्वेश्चन लगा दिए और 10 क्वेश्चन CUCET 2019 में आए हुए थे। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और आप भी DU, BHU, CUCET, IIT JEM इनके पेपर सॉल्यूशन टॉपिक वाइज देखना चाहते हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा
कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।